सम्राट ने रानी कौशला देवी को अपना फैसला सुना दिया था और आम्रपाली के खिलाफ उन्होंने जो भी षड्यंत्र किए हैं उसकी वजह से सम्राट ने रानी कौशला से उनके सारे अधिकार छीन लिए थे। सम्राट ने साफ साफ शब्दों में मगध छोड़कर जाने के लिए भी उन्हें कह दिया था। रानी चेलना, जो खुद रानी कौशला देवी के साथ मिलकर आम्रपाली को मारना चाहती थी, जब से पता चला कि सम्राट सारा सच जान चुके हैं तो उन्होंने अब चुप रहना ही सही समझा। रानी कौशला के पास जवाब देने के लिए अब कुछ भी नहीं था। तब सम्राट ने आखिरी बार रानी कौशला से कहा, आम्रपाली ने आखिर आपका क्या बिगाड़ा था जिसके लिए आप उनके प्राणों पर बनाई? आपको ज्ञात भी है कि कल रात उनके साथ क्या हुआ था। एक तरफ सम्राट रानी कौशला देवी से जवाब मांग रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ विशाखा आम्रपाली को उसके कक्ष में लेकर जा रही थी। पूरा महल अद्भुत तरीके से सजाया गया था। हर एक गलियारे में बड़े बड़े झूमर लगे थे। महल के हर कोने में एक विशालकाय मूर्ति स्वागत करते हुए हाथ जोड़कर खड़ी हुई थी। प्रत्येक 10 कदम की दूरी पर 2 सैनिक अपने हाथ में भाला लिए आमने सामने खड़े थे। चारों तरफ महल की सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी थी। इतनी आसानी से कोई भी महल में प्रवेश नहीं कर सकता था। सोम और राजकुमारी मुकुंदा, जो कि आम्रपाली के साथ साथ चल रहे थे, ये सब कुछ देखकर राजकुमारी ने कहा, इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है यहाँ पर हम कहीं भी निश्चिंत होकर नहीं घूम सकते। विशाखा, जो कि उनके आगे आगे चल रही थी, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने कहा, सम्राट बिंबिसार अपनी मजबूत सुरक्षा व्यवस्था के लिए पूरे भारतवर्ष में जाने जाते हैं। न सिर्फ राजगृह बल्कि पूरे मगध साम्राज्य में कहीं भी कोई भी असुरक्षित नहीं है। लेकिन आम्रपाली का ध्यान तो कहीं और ही था। उसने चलते चलते विशाखा से पूछा, सम्राट ने 2 विवाह किए थे? तो विशाखा ने सहज रूप से उत्तर दिया, हाँ, रानी कौशला देवी उनकी पहली पत्नी है और रानी चेलना उनकी दूसरी पत्नी है। राजकुमारी मुकुंदा आम्रपाली के सवाल के पीछे का मकसद जानती थी। वो जानती थी कि इस वक्त आम्रपाली के मन में क्या चल रहा है। उन्होंने अपने मन में कहा, सम्राट ने 2 विवाह किए हैं, इसके बावजूद भी आम्रपाली को वो पाना चाहते थे। हम समझ सकते हैं आम्रपाली तुम्हारे हृदय में क्या बीत रही होगी। अगर हमें इस बारे में पहले पता होता तो शायद हम भी सम्राट को तुम्हारे करीब नहीं आने देते, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। ये सोचकर राजकुमारी मुकुंदा ने सोम की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर एक अलग सा ही गंभीर भाव था। उसके चेहरे के भाव बता रहे थे मानो वो कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हो। तब राजकुमारी मुकुंदा ने उसके पास जाकर धीमे स्वर में कहा, क्या हुआ तुम्हें? तुमने अपनी शक्लें ऐसी क्यों बना रखी है? क्या सोच रहे हो? लेकिन सोम ने उन्हें कुछ नहीं बताया और इनकार करते हुए कहा, नहीं, हम कुछ नहीं सोच रहे। ये बोलकर उसने अपनी नजरें फेर ली, लेकिन उसके चेहरे के भाव कुछ और ही कह रहे थे। वो सब एक के बाद एक बड़े बड़े गलियारे को पार करके आगे बढ़ रहे थे। तभी कुछ दासियां, जिन्होंने एक समान रेशमी नीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी, अपने हाथ में कुछ थाल लेकर आ रही थी। उनमें एक दासी थी जो ना ही ज्यादा बूढ़ी थी और ना ही ज्यादा जवान थी। सबसे आगे चल रही थी वो। सोम जब उनके पास से गुजर रहा था तब उस दासी की नजर सोम के गले पर पड़ी। सोम के गले में एक पतली सी माला थी जिसमें चांदी का एक गोल ताबीज लटका हुआ था। जैसे उस दासी ने उस ताबीज को देखा, उसके कदम अपने आप चलते चलते धीरे होने लगे। तभी सोम उसके बगल से गुजरा। तभी उसने देखा कि उस ताबीज के बीच में सूर्य की आकृति बनी हुई थी, जिससे एकदम से उसके कदम रुक गए और चेहरे के भाव ऐसे हो गए जैसे उसने किसी भूत को देख लिया हो। लेकिन सोम उसके बगल से निकल गया। सोम भी जब महल के अंदर आया था तब से किसी बात को लेकर चिंतित नजर आ रहा था। जहां आम्रपाली का प्रवेश मगध में हो चुका था तो वहीं सम्राट रानी कौशला देवी को मगध से बाहर जाने का आदेश दे चुके थे। उन्होंने रानी कौशला से कहा, बताइए रानी, क्यों किया ऐसा? क्या बिगाड़ा था उन्होंने आपका? आपको क्या लगा था कि हमारी नाक के नीचे आप इस तरह के षड्यंत्र रचती रहेंगी और हमें पता भी नहीं चलेगा? अब रानी कौशला देवी और चुप ना रह सकी। वो सम्राट की बातों का जवाब देते हुए कहती हैं, सम्राट, आपको आम्रपाली की फिक्र है जो आपकी कुछ भी नहीं लगती, लेकिन हम जो आपकी पत्नियां हैं, जिनसे आपने विवाह किया है, आपके वंश को आगे बढ़ाया है, आपके संतानों की माताएं हैं हम, उनकी आपको जरा सी भी फिक्र नहीं? रानी कौशला की भावनाएं अब उनके शब्दों से बयां होने लगी थी। वो आगे कहती हैं, हमने आपसे पहले ही कहा था और एक बार फिर यही बात दोहरा रहे हैं। एक स्त्री का पति जब किसी दूसरी औरत से बात भी करता है तो उसे देख उस स्त्री के अंदर आग लग जाती है।
और आपने तो उसे अपने घर में ही बैठा लिया। बताइए सम्राट, क्या करते हम? जब से हमें पता चला है कि आप उस आम्रपाली के लिए उसके महल में बैठे हुए हैं, हमारे लिए एक एक पल सांस लेना मुश्किल हो गया था। रानी कौशला देवी की इस बात पर सम्राट ने उन्हें तुरंत टोकते हुए कहा, यदि आपको इतनी तकलीफ हो रही थी तो आपको हमसे कहना था। आम्रपाली को मारने की आपने कोशिश भी क्यों की? आपने एक बार भी सोचा कि उसके बिना हमारा क्या होगा? वाह सम्राट वाह, उस वैश्या पर एक आंच आई तो आप अपनी पत्नियों से लड़ने बैठ गए। रानी कौशला ने जैसे ही ये कहा, सम्राट का अपने आप हाथ उठ गया। रानी कौशला देवी! सम्राट के हाथ उठते ही रानी कौशला देवी ने अपना चेहरा फेर लिया और आंख बंद कर ली। रानी चेला भी अब बुरी तरह से डर गई थी, लेकिन सम्राट ने रानी कौशला के चेहरे पर अपने हाथ पड़ने से पहले ही रोक लिए और गुस्से से मुट्ठी बांधकर अपना हाथ नीचे करते हुए कहा, आम्रपाली के बारे में हम एक शब्द भी नहीं सुनेंगे, इसलिए चुपचाप अपना सामान बांधिए और यहाँ से निकल जाइए। अब से हमारा और आपका कोई भी संबंध नहीं है। इससे पहले कि हम भरी सभा में आपको अपराधी घोषित कर दें, चुपचाप यहाँ से चले जाइए और दोबारा कभी अपनी शक्ल भी हमें मत दिखाइएगा। एक तरफ रानी कौशला देवी सम्राट के सामने आम्रपाली के खिलाफ बगावत पर उतर आई थी, तो वहीं दूसरी तरफ आम्रपाली अपने कक्ष में जब पहुंची तो कक्ष की चमक देखकर उसके साथ में सोम और राजकुमारी की आंखें भी जगमगा उठी। आम्रपाली के पूरे कक्ष में 3 से 4 बड़े बड़े झूमर लटक रहे थे। वो कमरा इतना बड़ा था कि वहां एक साथ 100 स्त्रियां और आ सकती थी। कक्ष के बीचों बीच आम्रपाली का विशाल बिस्तर लगा हुआ था, जिस पर सुनहरे रंग के वस्त्र की चांदनी लगाई गई थी। पूरा कमरा सफेद और पीले रंग की रोशनी से जगमगा रहा था। जमीन पर सुनहरे रंग की विशाल कालीन बिछी हुई थी और प्रत्येक दीवार पर सुंदर कलाकृतियों से निर्मित तस्वीरें लगी हुई थी। रोशनी के लिए सुंदर कलाकृतियों के दीपक जलाए गए थे, जो अलग अलग आकृति में दीवार पर सजे हुए थे। सुगंधित पुष्पों से लदे गुलदस्ते अपने व्यवस्थित जगह पर रखे थे, जो उस कमरे की शोभा बढ़ा रहे थे। सब उस कमरे को देखने में व्यस्त थे, लेकिन वहीं दासी उस कमरे के बाहर छुपकर खड़ी थी और बार बार अंदर की तरफ सोम को देख रही थी, जो खुद भी उलझा हुआ था। तभी उसे कुछ एहसास हुआ। उसने तुरंत दरवाजे की तरफ देखा तो वहां पर कोई नहीं था। सोम ने अपने मन में कहा, हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हमें छुपकर कोई देख रहा है। ये बोलकर वो दरवाजे की तरफ जाने लगा। उदासी अभी भी वहीं किनारे खड़ी थी। कमरे में एक बहुत बड़ी खिड़की थी, लेकिन वो खिड़की बंद थी, जिसे देखकर राजकुमारी मुकुंदा ने कहा, यहाँ तो बड़ी सी खिड़की भी है, लेकिन ये बंद क्यों है? ये बोलकर वो उसके पास गई और उसे खोल दिया। खिड़की खुलते ही एक तेज हवा झरने के मधुर धुन के साथ सनसनाते हुए कक्ष में आने लगी। आवाज को सुन सोम दरवाजे के पास जाकर रुक गया और उस खिड़की की तरफ देखने लगा। उस खिड़की से कुछ ही दूरी पर झरना बह रहा था। वो इतनी दूरी पर था कि उससे उठने वाली पानी के हल्के हल्के फुहारे हवा के जरिए उस कक्ष के अंदर प्रवेश कर रहे थे। उस दासी ने एक बार फिर से सोम की तरफ देखा और खुद से कहा, हमें इस व्यक्ति से बात करनी होगी। आखिर इसके पास ये ताबीज आई कैसे? इसके बाद वो वहां से चली गई। तभी विशाखा आम्रपाली से कहती है, देवी आम्रपाली, हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये कक्ष पसंद आया होगा। सम्राट ने विशेष तौर पर इस कक्ष को आपके लिए चुना है। अच्छा, अब हमें आज्ञा दीजिए। कुछ ही देर में राजवैद्य आते होंगे, जो आपका स्वास्थ्य निरीक्षण करेंगे। तब तक आप तैयार हो जाइए। इतना कहकर विशाखा उसके कक्ष से बाहर निकल गई और जाते ही सोम, जो पूरी तरह से खामोश हो चुका था, वो आम्रपाली के खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया और अपने मन में कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? इसके बारे में जानने के लिए मैं बचपन से तरस रहा था। वो यहाँ पर मगध में मिलेगा? मैंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन उसका संबंध यहाँ किससे हो सकता है? मुझे इस बारे में पता करना होगा। इसके बाद सोम भी आम्रपाली और राजकुमारी से आराम करने का कहकर निकल गया। उसके जाने के बाद आम्रपाली चुपचाप अपने बिस्तर पर जाकर बैठ गई। उसे खामोश देखकर राजकुमारी भी उसके बगल में बैठते हुए कहती हैं, तुम्हारी चिंता जायज है आम्रपाली, लेकिन एक बात तुम्हें कहेंगे कि सम्राट का प्रेम तुम्हारे लिए सच्चा है, क्योंकि कल रात जो भी कुछ हुआ था वो दृश्य अभी भी हमारे सामने से नहीं हटा है और ना हम उसे भूल सकते हैं। सम्राट ने जिस तरह तुम्हारी जान बचाई है, ये वही कर सकता है जिसके प्राण तुम में बसते हो। अन्यथा खुद को जलाकर कोई भी किसी की जान नहीं बचाता। आम्रपाली राजकुमारी की बात बहुत ध्यान से सुन रही थी। तब राजकुमारी ने हल्की सी सांस लेते हुए कहा,
मगध की क्या कहानी है? सम्राट ने ऐसा क्यों किया? ये सब तो धीरे धीरे पता चल ही जाएगा। लेकिन जहां तक हम जानते हैं, सम्राट हृदय के सबसे अच्छे इंसान है। वो किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी तुम्हारा हृदय जो कहता है तुम वही करो। राजकुमारी की बात सुनकर आम्रपाली ने उस पर भरोसा करते हुए कहा, राजकुमारी, हमारा हृदय उलझ गया है। जितना इसे सुलझाने की कोशिश करते हैं उतना ही उलझता जा रहा है। भानु प्रताप जी से जब हृदय मिला तो उनके सम्राट होने का सच सामने आ गया। उस सच को जैसे अपनाने की कोशिश की तो ये सच सामने है। ऐसी स्थिति में कैसे हृदय की सुन ले? दो रानियां हैं सम्राट की। पहले ही सम्राट ने हमें यहाँ लाकर उनके साथ गलत किया है और अब हम अपने हृदय की सुनकर उनके साथ गलत नहीं कर सकते। आम्रपाली ने जैसे ही ये कहा, राजकुमारी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसके कंधे पर हाथ रखकर मन में कहती हैं, हम जानते थे तुम भी सम्राट से प्रेम करती हो, लेकिन जो भी कुछ हो रहा है उससे उलझ रही हो। लेकिन हम भी तुम्हें नहीं रोकेंगे आम्रपाली। प्रेम एक ऐसी चीज है जिसे बहते हुए पानी की दिशा की तरह ही बहने देना चाहिए। बाद में वो खुद अपना रास्ता बना लेती है और अंत में जाकर सागर से मिल ही जाती है। वैसे ही आम्रपाली, तुम कितना भी अपने हृदय को नजरअंदाज कर लो, एक ना एक दिन तुम्हें सम्राट के प्रेम का एहसास होके ही रहेगा। ये सब सोचते हुए मुकुंदा को सोम का ख्याल आया और वो आम्रपाली से अपने कक्ष में जाने का कहकर वहां से चली गई। लेकिन वो सोम को ढूंढ रही थी। जहां आम्रपाली को रानी कौशला देवी और रानी चेलना के लिए सोचकर अच्छा नहीं लग रहा था, तो वहीं दोनों रानियां उसे कोस रही थीं। सम्राट ने तो रानी कौशला को मगध से जाने का कह दिया था, लेकिन रानी कौशला इतनी आसानी से मगध से नहीं जाने वाली थी। वो सम्राट के कक्ष से तिलमिलाते हुए बाहर निकल गईं। उनके जाते ही रानी चेलना ने सम्राट से कहा, सम्राट, आज आपने हमारा हृदय भी तोड़ दिया है। इसके बाद वो रानी कौशला देवी के पास चली गई। इसी दौरान सोम महल के बाहर आकर खड़ा था और महल के सबसे ऊपरी छोर की तरफ देख रहा था, जहां पर मगध का बड़ा सा झंडा लहरा रहा था। उस लहराते हुए झंडे के नीचे एक बड़ी सी खंबे नुमा इमारत थी, जिसका ऊपरी भाग गुंबद नुमा था। उसके बीचों बीच ठीक वैसा ही निशान था जो सोम के ताबीज पर बना हुआ था। सोम ने अपने हाथ में उस ताबीज को ले लिया और उसके चिन्ह को महल के चिन्ह से मिलान करते हुए कहता है कि दोनों निशान तो पूरी तरह से एक हैं। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? मगध का निशान हमारे ताबीज में क्यों है? क्या रहस्य है इस निशान का? कैसे पता लगाएं? सोम खुद से बातें कर रहा था, लेकिन दूर से वो दासी अभी भी उसी की तरफ देख रही थी। कुछ पल बाद वो सोम से बात करने के लिए उसकी तरफ जाने लगी। इससे पहले वो उसके पास पहुंच पाती, राजकुमारी सोम के पास आ गई। राजकुमारी को देख वो दासी वहीं रुक गई और कुछ देर में एक दासी उसे बुलाकर ले गई। लेकिन राजकुमारी को देखकर सोम ने अपना ताबीज उससे छुपा लिया था। राजकुमारी ने जब सोम से पूछा कि वो वहां क्या कर रहा है, तो सोम ने सोचा कि राजकुमारी और आम्रपाली से इस बारे में अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। जब तक उसे इस बारे में कुछ ठोस पता नहीं चल जाता, वो किसी से कुछ नहीं कहेगा। इसलिए उसने राजकुमारी से कुछ नहीं कहा और अपने कक्ष में जाने के बहाने से वो वहां से चला गया। राजकुमारी को उसका ये व्यवहार कुछ ठीक नहीं लग रहा था। आखिर क्या था सोम के ताबीज और मगध का रहस्य? क्या आम्रपाली की उलझन सम्राट के प्रति उसका प्रेम था? अब क्या करेंगी रानी कौशला देवी? जानने के लिए सुनते रहिए।